बीएसएनएल का तूफानी प्लान, जियो और एयरटेल हो गए परेशान। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जी हां, बीएसएनएल अब अपने पैर पसारती जा रही है भाई साहब। मार्केट में टेलीकॉम बाजार में जो बीएसएनएल कुछ साल पहले ऐसा लग रहा था कि शायद खत्म हो गई है, लेकिन अब बीएसएनएल ने जिस तरीके से रिकवर किया है, जिस तरीके से कमबैक किया है भाई साहब, एयरटेल और जियो दोनों की नींद उड़ी हुई है। पहले आप 4G की बात करिए, बीएसएनएल ने जब वापस आई बीएसएनएल अब, और जिस तरीके से उसने 4G लॉन्च किया, बीएसएनएल के सब्सक्राइबर जिस तरीके से बढ़े तेजी के साथ, और बाकी कंपनियों के जिस तरीके से लोग घटकर बीएसएनएल की तरफ गए, यह बात साफ है कि जियो और एयरटेल की नींद उड़ गई है। लेकिन अब बीएसएनएल ने एक और प्लान बताया है, एक और ऐलान बीएसएनएल ने किया है, और जाहिर तौर पर बीएसएनएल के इस ऐलान के बाद एयरटेल और जियो वाले परेशान होने वाले हैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसा हो सकता है कि बीएसएनएल की तरफ शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि प्लान जो है बीएसएनएल के वो इन कंपनियों के मुकाबले थोड़ा सस्ते हैं। हर कोई इस बात को समझता है, प्लान में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन जब ये सर्विस लॉन्च हो जाएगी तो जाहिर तौर पर बीएसएनएल जो है वो लोगों की पहली पसंद बन सकती है। दरअसल जियो और एयरटेल ये कंपनियां पहले से ही ई सिम सर्विस देती हैं, लेकिन अब बीएसएनएल ने भी ई सिम सर्विस लॉन्च करने का ऐलान किया है। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि आखिर बीएसएनएल क्या करना चाहता है। बीएसएनएल ने ई सिम सर्विस के लिए टाटा कम्युनिकेशन के साथ हाथ मिलाया है। ई सिम सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट के लिए टाटा कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म मोह का इस्तेमाल किया जाएगा। ये प्लेटफॉर्म बड़े पैमाने पर लाखों लोगों को ई सिम उपलब्ध कराने में मदद करेगा। बीएसएनएल का ई सिम सर्विस जैसे बड़े कदम को उठाने के पीछे का मकसद ग्राहकों को बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी एक्सपीरियंस प्रदान करना है। ये बीएसएनएल का जो है वो मोटिव है। आने वाले फ्यूचर के लिए लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए ये बीएसएनएल का मोटिव है। जाहिर तौर पर बीएसएनएल का जो प्लान है ये जियो और एयरटेल को परेशान करेगा। एक और खबर आप लोगों को अपडेट देते हैं, क्योंकि बीएसएनएल का जो प्लान है ये जाहिर तौर पर बहुत बड़ा है। बीएसएनएल ने हाल ही में 98,000 टावर की मदद से 4G सर्विस को शुरू किया है। 4G सर्विस के बाद अब 5G को लेकर चर्चा जो है वो तेज हो गई है। अब तक सामने आई कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात की जानकारी दी गई है कि 4G के बाद अब बीएसएनएल 2025 के अंत तक 5G सर्विस को शुरू कर सकती है। साल के अंत तक दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में 5G सर्विस शुरू करने की उम्मीद जताई जा रही है। मतलब एयरटेल और जियो को टक्कर देने के लिए बीएसएनएल किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहना चाहता, क्योंकि 4G तो पहले से बीएसएनएल कर रहा है। ई सिम सर्विस भी शुरू कर रहा है, मतलब बिना सिम के आप बातें भी कर सकते हैं, इंटरनेट भी चला सकते हैं। ये बीएसएनएल जो सर्विस है जो बाकी कंपनियां देती हैं, बीएसएनएल उस सर्विस को भी शुरू कर रहा है। और अगर 2025 के अंत तक, जैसे कि रिपोर्ट्स में जानकारी सामने आ रही है कि अगर 2025 के अंत तक बीएसएनएल 5G सर्विस भी शुरू कर देता है, और प्लान पहले से ही बीएसएनएल के सस्ते हैं, तो जियो और एयरटेल से जो लोग परेशान हैं, या फिर मैं कह सकता हूं कि जियो और एयरटेल को छोड़कर कुछ लोग बीएसएनएल की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। अगर 5G सर्विस बीएसएनएल इस साल आखिर तक शुरू कर देता है तो ये एक तरीके से बहुत बड़ी क्रांति होगी टेलीकॉम कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, अगर बीएसएनएल इस काम को करता है। क्योंकि अभी तक तो एक छत्र राज था जियो का, एयरटेल का एक छत्र राज था, लोगों के पास ऑप्शंस कम थे। लेकिन अगर सरकारी कंपनी बीएसएनएल इस काम को करती है तो जाहिर तौर पर ये लोगों के पास एक तरीके से ऑप्शंस बढ़ जाएंगे कि आपके पास एक ऐसी दूसरी एक कंपनी भी है जो प्लान भी सस्ते दे रही है और उस तरीके की फैसिलिटी भी दे रही है। तो जाहिर तौर पर बीएसएनएल का जो ऐलान है ये जियो और एयरटेल के लिहाज से एक बहुत बड़ा ऐलान है। लेकिन बीएसएनएल को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा, एक बार ये भी आप लोगों के लिए सुनना बेहद जरूरी है। के साथ हमारी एक बहुत लंबी चर्चा हुई है। चर्चा हुई है वर्तमान की परिस्थिति में, चर्चा हुई है वर्तमान की कठिनाइयों पर, और चर्चा हुई है भविष्य के पथ पर। और मुझे बड़ी खुशी है आपको कहते हुए और आपके द्वारा सभी ग्राहकों को भी कहते हुए कि बीएसएनएल संपूर्ण रूप से कटिबद्ध है। जो देश की जनता और खास करके प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास बीएसएनएल पर जताया है, हर एक ग्राहक
के लिए एक सर्विस ओरिएंटेड क्षमतावान संस्था के रूप में बीएसएनएल आगे बढ़ेगी। हमारे पास एक खजाना है मानव संसाधन का। क्षमतावान हमारे सभी 32 के 32 सर्कल्स के सीईओज हैं, जिन्होंने साथ में मिलकर आज अपने अपने स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के लिए अपना एक वार्षिक कार्यक्रम संयोजित किया है। एक एक सर्कल के सीईओ के साथ 15-15 मिनट हमने बिताया है। आने वाला वर्ष के लिए उन्होंने स्वतः के लिए क्या टारगेट्स रखी हैं, किस तरीके से अपने सर्कल को आगे बढ़ाएंगे। और जब इन 32 सीईओज के समूह को हम लोग एकत्रित करते हैं, तब बीएसएनएल की क्षमता और बीएसएनएल का भविष्य का भी निर्माण होता है। ये पहली बार बीएसएनएल के 32 सीईओज के साथ ऐसी लंबी बैठक हुई है और मैंने ये विश्वास दिलाया है कि हर महीने ऐसे ही बैठक हर माह के प्रगति के आधार पर हमारे राज्य मंत्री पेमसानी जी लेंगे और हर 3 माह की बैठक प्रगति के आधार पर मैं स्वयं लूंगा। तो ये अब एक सफर रहेगी, ये अपने आप में एक बार की घटना नहीं है। हर माह पर ये संगोष्ठी रहेगी और इस संगोष्ठी की सबसे बड़ी पहल यहां हुई जब हर एक सीईओ ने अपने सर्कल में जो एक नया नवाचार उन्होंने अपने सर्कल के अंतर्गत स्थापित किया है और उसकी जो सफल और अच्छी उसकी जो नतीजे निकले हैं, एक पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज और एक लर्निंग अपने अपने क्षमताओं और अपने अनुभवों के आधार पर हमारे 32 सीईओज की टीम के बीच में भी हुआ है, जो अपने आप में एक नया परिणाम आने वाले दिनों में देगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आज का दिन मेरे लिए भी बहुत ही एक आत्म अवलोकन का दिन और एक बहुत ही एक सुखद अनुभव का दिन रहा है और आने वाले दिनों में इसी के आधार पर बीएसएनएल को आगे ले जाने की कोशिश दोनों पेमसानी जी और हम दोनों साथ में मिलकर हमारे 32 सीईओज के परिवार के साथ मिलकर हम लोग जरूर करेंगे। So we've seen 2 back-to-back quarters of BSNL registering profits. How likely are we to see a hat trick going forward for the next quarter? So the important thing for you to understand and keep in mind is to really look at the cash flows of the business, or not necessarily at the bottom line, because as you all understand, the bottom line also covers a factor called depreciation and amortization. This year we've had the largest capex in the history of BSNL, almost 25,000 crores. And what that means, if you use a SLM, straight line method of depreciation, then you're looking at close to a 2,500 crore hit directly, which is a non-cash hit on the bottom line. So what's important is to look at the operating margin and the operating cash flows. Last year we delivered almost a 2.5x increase in operating margins from 2,395 crores to almost 5,100 crores. And on a quarterly basis, we will post healthy operating cash flows, and that is our target. We are all committed to that cause, each and every member of the BSNL family, and that will be derived, let me emphasize this, that it's not important to look at operating cash flows or net profit. It's important to look at customer satisfaction. It's important to look at growth of the customer base, upselling and cross-selling of products. And if you're able to do that, then that operating cash flow and the net profit will automatically flow.
So customer sat is what is most important, and that's what we're looking at. Any feedback, sir, on where the ARPU can go from here for BSNL going forward? So we are working very rigorously at that. There's a very wide variance of ARPUs within the BSNL family. So you have certain SBUs and circles that have ARPUs of 40 rupees to 45 rupees, and then you have other circles that have ARPUs of upwards of 175 rupees. So there's a great degree of variance. But the important thing is to be able to identify the success stories and try and replicate them across SBUs. On an average, we will look at lifting those ARPUs, because it is by lifting those ARPUs, and that again, as I mentioned earlier, the lifting of ARPUs will come through customer sat, will come through better CRM, and that is what we are focused on. So it has to be a twinning of two aims. One, ensuring that customer satisfaction improves. You increase your customer base, and if your customer satisfaction improves, your ARPU will also improve. So it has to be a multitude of factors that will play along, which we've spent the whole day on, and hopefully we will see some results on that. Thank you very much.